हेलो डिएवियंस, मैथमेटिक्स के मॉडल टेस्ट पेपर 1 में कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया था। पार्ट 1 में ही हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 3, 4 और 5 में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस में आपको वो वीडियो मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। हर प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और 9th-10th के बच्चों के लिए मैंने एक अलग से चैनल बना दिया है, सिंपली वर्ड्स, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी हम लोग साथ में पढ़ाई कर सकें। आज हमें सेक्शन 3 से सॉल्व करना शुरू करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ x बाई 729 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8x बाई 729 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27x बाई 5832 इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए क्यूब रूट के अंदर में जितने भी नंबर्स हैं सब परफेक्ट क्यूब हैं, केवल x को छोड़कर। केवल x ही परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो जो परफेक्ट क्यूब है उसका क्यूब रूट निकल जाएगा, केवल क्यूब रूट ऑफ x बच जाएगा और नीचे 729 का क्यूब रूट हो जाएगा 9। उसके बाद प्लस करके यहाँ पर भी क्यूब रूट ऑफ x बच जाएगा, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 729 का क्यूब रूट हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पर भी x का क्यूब रूट रह जाएगा और 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3 और 5832 इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 18 आएगा इक्वल टू 1। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। हमें जो एक्सप्रेशन मिला उसमें हम देख सकते हैं कि इस वाले टर्म में भी क्यूब रूट ऑफ x है, इस वाले टर्म में भी क्यूब रूट ऑफ x है और इस वाले टर्म में भी क्यूब रूट ऑफ x है। तो तीनों से क्यूब रूट ऑफ x कॉमन ले सकते हैं हम। क्यूब रूट ऑफ x कॉमन आ गया। अब देखिए पहले टर्म में बचेगा 1/9 प्लस दूसरे टर्म में बचेगा 2/9 प्लस तीसरे टर्म में बचेगा 1/6 क्योंकि हमने कैंसिल आउट कर दिया था इक्वल टू 1। तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 18। 9 2 जा 18, 2 1 जा 2 प्लस 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 प्लस 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 इक्वल टू 1। और इधर क्यूब रूट ऑफ x तो है ही, क्यूब रूट ऑफ x इंटू 2 और 4 6 और 6 3 9, तो यहाँ पे 9/18 हो जाएगा अंदर में इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 मिल गया हमें। अब क्यूब रूट ऑफ x इंटू 1/2 इक्वल टू 1 हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें मिलेगा क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू 2। अब देखिए ध्यान से, क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू 2 है, हमें x इक्वल टू क्या होगा वो चाहिए, हमें x का वैल्यू निकालना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब कर देंगे, क्यूब रूट हट जाएगा, इस साइड भी क्यूब कर देंगे और इस साइड भी क्यूब कर देंगे। तो क्यूब रूट के ऊपर क्यूब मतलब क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, केवल x बचेगा इक्वल टू 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब क्या हो जाता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो x का वैल्यू 8 हमें मिल गया। यही तो हमसे पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू हमें 8 मिल गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन में दिया है फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 1372 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड। पूछा है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि जो आंसर आ जाए वो एक परफेक्ट क्यूब हो, और जो नंबर आएगा आंसर में उसका हमें क्यूब रूट भी निकाल के बताना है। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या किस नंबर से डिवाइड किया जाए, तो वैसे क्वेश्चन में ऑलवेज एंड ऑलवेज हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है उसको। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 1372, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 2 से होगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। अब 7 से होगा, 7 चौक 28, 7 5 35, तो 4 बार में लगेगा और 6 बचेगा, 7 9 63। अब 7 7 जा 49, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1372 जो था जब हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो हमें क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है ना।
परफेक्ट क्यूब जब होता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 3-3 का ग्रुप बनना चाहिए। परफेक्ट क्यूब में 3-3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, मतलब वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों का तो ग्रुप बन गया, ये तीनों ग्रुप नहीं बना रहा है, 3 का ग्रुप नहीं बना रहा है। अगर यहाँ पे 2 और होता तब 3 का ग्रुप बन जाता। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2। तो ये तो हमें मिल गया कि वी हैव टू मल्टीप्लाई, हम लिख सकते हैं वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे करके आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 1372 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 और फिर 3 2 जा 6 और 1 7 और 2 1 जा 2, 2744 हो जाएगा। तो ये जो नंबर हमें मिला ना 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। अब देखिए बोला है, ये भी बोला है कि जो नंबर हमें मिला उसका आप क्यूब रूट निकाल कर बताइए। 2744 जो आपको मिला उसका क्यूब रूट भी निकाल कर बताइए। तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा, जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा तो सेम आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन 1 2 एक्स्ट्रा होगा, है कि नहीं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 और आ जाएगा क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है। और 7 इंटू 7 इंटू 7 तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ से हम लोग 3 का पेयर करके 1 को बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ 3 का ग्रुप करके, और यहाँ भी 3 का ग्रुप करके 1 को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और वहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, तो 7 2 जा 14। तो ये जो नंबर है 2744 उसका क्यूब रूट हो जाएगा 14। तो एक आंसर हमारा हो गया वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई 2, और दूसरा आंसर हो जाएगा कि जो नंबर हमें मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्यूब रूट 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कैंप देयर वाज अ फूड प्रोविजन फॉर 120 मैन फॉर 200 डेज। एक कैंप में 120 लोगों के लिए 200 दिनों का खाना था। एट द एंड ऑफ 5 डेज, 5 दिनों के बाद क्या होता है कि 30 लोगों को दूसरे कैंप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग पीपल। जो बचे हुए लोग थे उनके लिए बचा हुआ खाना कितने दिनों तक चलेगा। तो देखिए इसके लिए जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो शुरू में क्या था कि कितने मेन थे और कितने दिनों का खाना था, पहले उसको लिखते हैं 2 कॉलम में। तो लोग थे 120 और उनके लिए 200 दिनों का खाना था। अब क्या हुआ कि 5 दिनों के बाद क्या होता है कि 30 लोग चले जाते हैं। तो अगर 5 दिनों के बाद 30 लोग नहीं जाते तो कितने लोग रहते, 120 लोग ही रहते, और खाना कितने दिनों तक चलता, 195 दिन चलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो दिक्कत है, इस बात को अच्छे से समझिए। शुरू में 120 लोग थे जिनके लिए 200 दिनों का खाना था। जो हुआ 5 दिन के बाद हुआ ना, तो 5 दिनों के बाद अगर कुछ नहीं होता तो 120 लोग रहते और आराम से 195 दिन और खाते, क्योंकि 5 दिन बीत चुका है ना। तो 120 लोग रहते और 195 दिन और आराम से खाना खाते। लेकिन क्या हुआ कि 5 दिनों के बाद 30 लोग शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे कैंप में। तो 30 लोग चले गए तो कितने लोग बचे, 90 लोग बचे। अब हमें बताना है कि बचा हुआ खाना कितने दिनों तक चलेगा, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो ये जो टेबल है ना, इसका ये दोनों कॉलम के साथ, ये दोनों रो के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका कोई रोल नहीं है, इसका बस इतना ही रोल था कि 5 दिनों के बाद क्या डेटा मिलेगा वो हमें इसी से फाइंड आउट करना था। कैलकुलेशन में इसका यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इन्वर्स वेरिएशन है। ज़्यादा लोग होंगे खाना कम दिन चलेगा, कम लोग होंगे खाना ज़्यादा दिन चलेगा। तो इन्वर्स वेरिएशन है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा। 120 इंटू 195 इक्वल टू 90 इंटू एक्स, इतना ही हमें करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं 120 इंटू 95 इक्वल टू 195 इक्वल टू 90 इंटू एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 इंटू 195 डिवाइडेड बाई 90। 0 0 कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ पे कटेगा क्या, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। तो अब देखिए 65 इंटू 4 करना पड़ेगा। 5 चौक 20 बचा 2, 6 चौक 24 और 2 26, तो 260 आया। मतलब जो 90 लोग बचे 30 लोग जाने के बाद, तो उनका जो खाना है, जो बचा हुआ खाना है, वो 260 दिनों तक चलेगा। यही आंसर हो गया। स्टेटमेंट आपको लिख देना है। कुछ इस तरह से आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं और लास्ट में आप लिख देंगे रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर 260 डेज।
द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 160 सेंटीमीटर. वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाई 30 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम सबसे पहले बना लेते हैं. ठीक है, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है. ठीक है, अब पैरेललोग्राम का क्या क्या हमें दिया गया है, हमें उसका पेरीमीटर सबसे पहले दे दिया है. क्या होता है पेरीमीटर? द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर. अगर चारों साइड को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा, जो कि है 160. तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं. पेरीमीटर इज गिवन एज 160. और बोला गया है कि इस पैरेललोग्राम का एक साइड जो है ना दूसरे से 30 अधिक है. मतलब अगर ये x है तो ये वाला जो होगा x + 30 होगा. ठीक ना, तो इसको अगर हम x मानते हैं तो ये वाला साइड जो है x + 30 होगा, क्योंकि 30 अधिक है. अब देखिए पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजा बराबर होती है. अगर ये x + 30 है तो ये भी x + 30, और ये x है तो ये भी x होगा. तो हम लिख सकते हैं इसको भी x और इसको भी x + 30. अब देखिए पेरीमीटर होता क्या है, चारों साइड को जोड़ेंगे तो पेरीमीटर मिलेगा, और पेरीमीटर हमें गिवन भी है. तो साइड 1 हो गया x, साइड 2 हो गया x + 30, फिर तीसरा साइड हो गया x और चौथा साइड हो गया x + 30. चारों साइड को सिंपली हम जोड़े हैं और आंसर कितना आना चाहिए, 160 आना चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर 160 ही दिया है. x 4 बार x ऐड होगा तो 4x बन जाएगा, प्लस 30 और 30 60 बन जाएगा, इक्वल टू 160. अब 60 उधर भेजेंगे तो 4x विल बी इक्वल टू 100 हो जाएगा, 60 माइनस हो जाएगा उधर जाके, और x इक्वल टू 100/25. मतलब x का वैल्यू हम नहीं 100/4 होगा ना, x इक्वल टू 100/4 होगा और आंसर 25 आ जाएगा. तो x का वैल्यू हमें 25 मिल गया. अब इस साइड को हमने x माना था, मतलब ये वाला साइड 25 हो जाएगा, और इस साइड को हमने x + 30 माना था, मतलब ये वाला साइड 25 + 30 हो जाएगा. तो 25 और 30 कितना होता है, 55. तो एक साइड हमें मिल गया 25 और दूसरा साइड हमें मिल गया 55. बस यही आंसर हो जाएगा उसका. यहाँ पे बोला है चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए. तो चारों भुजाओं की लंबाई क्या क्या हो जाएगी, एक का 25 होगा, दूसरे का 55 होगा, फिर तीसरे का 25 होगा, फिर चौथे का 55 होगा. तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं. यहाँ पे देख लीजिए स्टेटमेंट कैसे लिखा है, अंत में वही लिखा है 25 दो को आया है, और बाकी का दो साइड 55 और 55 आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज्ड मेटेलिक सिलेंड्रिकल बॉक्स इज 1.25 मीटर हाई एंड इट हैज़ अ बेस ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर. If the sheet of the metal cost 80 rupees per meter square, then find the cost of material used in the box. एक मेटेलिक सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसका हाइट भी हमें दे दिया है और उसके बेस का रेडियस भी दिया है, और हमें उसका खर्चा पता लगाना है कि अगर 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के रेट से मेटल का कॉस्ट है तो वैसा बॉक्स बनाने में कितना खर्च लगेगा. तो देखिए मेटल का कॉस्ट दिया है, मतलब जब बॉक्स बनाते हैं तो उसका केवल सरफेस में ही यूज होता है ना मेटल, उसके बीच में जो खाली जगह होता है वहाँ तो यूज़ नहीं होता है मेटल. मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ऑफ द सिलेंडर. तो देखिए बॉक्स कैसा होगा, ये जो सिलेंड्रिकल बॉक्स है कैसा होगा, ऊपर से ऐसे होगा, उसका ढक्कन होगा, फिर और नीचे से भी ऐसे होगा, एक तो उसका ये सरफेस हो जाएगा ऐसे, और नीचे से भी ऐसे सर्कुलर होगा. इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ऊपर एक सर्कुलर एरिया है जो कि हो जाएगा πr², नीचे भी एक सर्कुलर एरिया है जो कि है πr², और इसका जो कर्व सरफेस है उसका एरिया हो जाएगा 2πr × h. ये सब कैसे होगा ये आप चैप्टर में अच्छे से पढ़े होंगे. तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, सबसे ऊपर वाला सरफेस एरिया कितना बोले πr², सर्कल है, नीचे का भी πr², सर्कल है, और जो इसका कर्व सरफेस है उसका एरिया हो जाएगा 2πrh. ठीक ना. अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, πr² मिलके हो जाएगा 2πr² + 2πrh. अब जो कॉमन ले सकते हैं ले लेते हैं, यहाँ पे 2π कॉमन ले लेंगे, r कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा r + h. तो अगर आपको डायरेक्टली ये फार्मूला याद है टोटल सरफेस एरिया का तो कोई लॉजिक नहीं लगाने की ज़रूरत है. फार्मूला लिखिए, नंबर्स को बैठाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको. तो फार्मूला आपको रट के जाना होगा. अगर फार्मूला रट के नहीं जाना है तो लॉजिक याद रखिए कि फार्मूला कैसे बनाना है. अब देखिए टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बन चुका है. अब हमें बस TSA निकालना है. तो TSA विल बी इक्वल टू 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है, देखिए 35 सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर में कितना हो जाएगा 35/100, ये मीटर बन गया, और अंदर में हो जाएगा 35/100 +
1.25, तो 1.25 को लिख सकते हैं 125/100। फ्रैक्शन में लिख दिए 1.25 को लिख दिए 125/100, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करना आसान होगा। अब देखिए बाहर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 7 5 जा 35 और कौन कटेगा, ये 11 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। उसके बाद 5 10 जा 50 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा और 11/5 केवल बचेगा बाहर में, ठीक है। और अंदर में क्या बचेगा, 125 और 35 जोड़िए कितना होता है, नीचे तो 100 होगा, 125 और 35, 5 5 10 का 0 और 3 2 5 1 6, 160 हो जाता है। तो ये कट जाएगा, तो 11/5 बाहर और अंदर हो जाएगा 16/10। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो हमें मिल गया 11 8 जा 88 बाई 5 5 जा 25। अब इसको सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर होगा वो पॉइंट में भी आप निकाल सकते हैं। तो अभी इतना ही रहने देते हैं। अब आगे क्या पूछा है, आगे बोला है कि अगर 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर खर्च होता है, इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया है ना, तो अगर 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर खर्च होता है तो टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 88/25 इंटू 1 मीटर स्क्वायर में 80 रुपया खर्च होता है, तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा, उसके लिए तो 80 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 से ये 16 टाइम्स में कट जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, आपको मिलेगा 281.6 रुपीज़। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, इसको भी देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 84 cm। उल्टा पुल्टा करके लिखा है, अच्छे से समझिएगा। एक रोलर जो कि 120 सेंटीमीटर लंबा है, उसका डायमीटर 84 cm है। ये आपका डायमीटर दे दिया है, ठीक ना। डायमीटर इज गिवन एज 84 cm, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 84 का आधा कितना होता है, 42 होता है। अब बोला है कि इसका लेंथ जो है 120 है, तो सिलेंडर के मामले में जो लेंथ होता है ना सिलेंडर का, उसको हाइट की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो हाइट हमें दे दिया है 120 cm, लेंथ या हाइट कुछ भी आप बोल सकते हैं उसको। अब देखिए रोड रोलर होता कैसा है, आपने देखा है वो वाला मूवी में, अभी टिक करके देता हूँ, अभी टिक करके देता हूँ, जॉनी लीवर बोलता है ना, वो रोड रोलर को ठीक करते रह जाता है पूरा फिल्म में। तो रोड रोलर कुछ ऐसा होता है और इसी का क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे बोला है इफ़ इट टेक्स 300 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू लेवल अ प्ले ग्राउंड। अगर ये 300 चक्कर लगाने के बाद एक प्ले ग्राउंड को लेवल कर पाता है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। 5 रुपया पर स्क्वायर मीटर के रेट से कितना खर्चा हो जाएगा प्लेग्राउंड को लेवल करने में, वो आपको बताना है। तो देखिए अगर ये रोलर एक चक्कर लगाता है, ग्राउंड पर एक चक्कर घूमता है, तो जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है उतना एरिया ये सपाट कर देगा, है कि नहीं, उतना एरिया को ये प्लेन कर देगा। और यहाँ पर बोला है कि ये 300 चक्कर लगाने के बाद पूरा ग्राउंड को लेवल कर देता है। तो सबसे पहले तो हम लोग पता करेंगे कि एक चक्कर में ये कितना एरिया को प्लेन करता है, ठीक ना, और उसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 300 चक्कर में कितना एरिया ये प्लेन करता है पूरा। और जब टोटल एरिया मिल जाएगा ग्राउंड का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमें खर्चा भी मिल जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं इसका, CSA। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr इसका पेरीमीटर इंटू हाइट, ये जो हाइट है जिसको लंबाई यहाँ कहा गया है। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2πr इंटू h। 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 42 इंटू h कितना है 120। 7 से 6 बार में 42, 22 2 जा हो जाएगा 44 और 12 छक 72, 720। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर आ जाएगा 31680। मीटर में सब था नहीं, सेंटीमीटर में सब था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें खर्च दिया है 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 5 रुपया खर्च होता है, ठीक ना। यहाँ पर आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो पहले तो इसको मीटर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तब 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर कैसे बनाते हैं, सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं 100 से डिवाइड करके। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब इसमें 2 गो सेंटीमीटर छुपा है, तो 2 बार 100 से डिवाइड करना होगा। 31680 को हमें 100 से 2 बार डिवाइड करना होगा, एक 100 हो गया और एक और 100, तब ये बनेगा मीटर स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और, ये तो एक ही रिवॉल्यूशन का हमें एरिया मिला ना,
ऐसा ऐसा 300 चक्कर लगाता है तब पूरा प्लेग्राउंड जो है वो सपाट होता है, प्लेन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 300 रिवॉल्यूशन, 300 रिवॉल्यूशन एरिया बराबर कितना हो जाएगा, तो जितना हमें मिला है उसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया इक्वल टू 31680 बाई 100 इंटू 100 और इसको फिर 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें टोटल एरिया मिलेगा उस ग्राउंड का जिसको प्लेन किया गया है। ये हो गया टोटल एरिया। अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बाद में एक साथ करेंगे। अब कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट विल बी इक्वल टू जो एरिया हमें मिला 31680 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ये जो एरिया हमें मिला इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 रुपया से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दिया हुआ था 5 रुपया। किधर गया, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 5 रुपया दिया था, तो इतना मीटर स्क्वायर जो एरिया आया उसका खर्च इंटू 5 हो जाएगा। अब इन सब को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, उसके बाद 1 जीरो यहाँ पे कटेगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और उसके बाद 2 से ऊपर वाला कट जाएगा, 2 से ये 1 जा 2, उसके बाद 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 1584 होगा। अब 1584 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1584 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12, उसके बाद 8 तिया 24, 1 25, उसके बाद 5 तिया 15, 16 17 और 3 इकाई 3, 1 4, तो 4752 रुपये खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है द वेट्स इन केजी ऑफ 35 पर्सन आर गिवन बिलो। हमें 35 लोगों का वेट दिया गया है, ठीक है, और बोला क्या गया है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ इक्वल क्लास साइज यूजिंग क्लास इंटरवल्स 40 to 45 एंड 45 to 50। इस तरह के क्लास इंटरवल हमें लेने हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे टेबल सबसे पहले बना देना है, ठीक। क्लास इंटरवल जैसा बोला था वैसा ही लेना है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, इस तरह से सारे क्लास इंटरवल लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 40 से 45 तक कितने नंबर यहाँ पर हैं, उसको यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि 5 नंबर मिलेंगे तो 5 यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, और 5 का टेली मार्किंग यहाँ पर कर देंगे, 1 2 3 4 5, ये होता है 5 का टेली मार्किंग। उसके बाद 45 से 50 कितने हैं, तो वो 7 नंबर्स आपको मिलेंगे, इसमें देखना होगा। तो यहाँ पे 7 का टेली मार्किंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। तो इस तरह से सबका टेली मार्किंग और सबका फ्रीक्वेंसी आपको लिख लेना है। आगे क्या पूछा है, फाइंड द क्लास मार्क कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उससे रिलेटेड क्लास मार्क आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल का है, 50 to 55 का है, तो आपको इसी का क्लास मार्क कैलकुलेट करना है। क्या होता है क्लास मार्क, क्लास मार्क इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इसका हमें क्लास मार्क पता करना है। तो यहाँ पे अपर लिमिट देखिए कितना है, 55 है, और लोअर लिमिट 50 है। तो क्लास मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 प्लस 50 डिवाइड बाई 2। 55 प्लस 50 हो जाएगा 105, 105 डिवाइड बाई 2, और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 52.5। तो क्लास मार्क कितना आ गया, 52.5, 52.5। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, क्लास मार्क इज 52.5। बस इतना ही इसमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ स्क्वायर वी हैव पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के लिए पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर कर देते हैं तो उसका पेरीमीटर मिल जाता है। कंसिडर द रिलेशन बिटवीन पेरीमीटर एंड साइड ऑफ स्क्वायर गिवन बाई P इक्वल टू 4a। हमें P इक्वल टू 4a के हिसाब से इस रिलेशन को कंसिडर करना है। और उसके बाद क्या बोला है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन, टेक a इक्वल टू 1 2 3 4। a के जगह पे अलग अलग वैल्यूज़ हमें डालने हैं। एक बार 1 डालना है, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, और उसका हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक ना। तो देखिए P इक्वल टू क्या दिया है, 4a। तो a के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए एक रो बनाएंगे और P के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए एक रो बनाएंगे, ठीक है। इस तरह का एक टेबल बनाएंगे। जब a का वैल्यू 1 होगा तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4a, यानी कि 4 गुना 1 यानी कि 4। अगर a का वैल्यू 2 होगा तो P का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8। a का वैल्यू 3 होगा तो P का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी कि 12। a का वैल्यू 4 होगा तो P का वैल्यू पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 16। ये हो गया आपका साइड और ये हो गया आपका पेरीमीटर। तो साइड से पेरीमीटर निकाला है और कुछ नहीं है, उसी का टेबल यहाँ पर है। अब आपको इसी को यूज़ करते हुए एक ग्राफ ड्रॉ करना है।
तो देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, एक्स एक्सिस पर आप एक चीज़ को ले लीजिए और एक चीज़ को वाई एक्सिस पर ले लीजिए। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर साइड को लिया है और वाई एक्सिस पर पेरीमीटर को लिया है। तो साइड कितना होता है तो पेरीमीटर कितना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, जब साइड 1 है तो पेरीमीटर 4 है, साइड 2 है तो पेरीमीटर 8, साइड 2 है तो पेरीमीटर 8 है, साइड 3 है तो पेरीमीटर 12 है, साइड 4 है तो पेरीमीटर 16 है। इसी टेबल से बनाया गया है। तो जब सारे पॉइंट्स को आप मिला देंगे ना तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इसी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके आपको इस ग्राफ में दिखाना था। अच्छा, ये पॉइंट्स कैसे ड्रॉ होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि साइड 1 है तो पेरीमीटर 4, तो साइड 1 तो 1 से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे और पेरीमीटर 4 से प्रोजेक्ट करेंगे तो दोनों इस पॉइंट पे ही काटेगा ना। उसी तरह साइड 2 है और पेरीमीटर 8, तो 2 से अगर हम प्रोजेक्ट करें यहाँ पे और पेरीमीटर 8 प्रोजेक्ट करें तो इस पॉइंट पे काटेगा। इसी तरह से हमें देखना है। साइड 3 यहाँ पे है तो 3 से प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ मिलेगा और 12 प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ मिलेगा, तो 3 12 इस पॉइंट पर मिलेगा। इसी तरह से आपको सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करके और सबको मैच कर देना है। इसमें बोला गया है ड्यूरिंग अ मास ड्रिल एक्सरसाइज 6250 स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स आर अरेंज्ड इन रोज सच दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। मतलब हर रो में जितने बच्चे हैं रोज की संख्या भी उतनी ही है। मतलब स्क्वायर रूप में सब खड़े हैं, स्क्वायर के फॉर्म में सब खड़े हैं। जितना रो है हर रो में उतना ही बच्चा है तो स्क्वायर ही बनेगा ना। इफ डूइंग सो द इंस्ट्रक्टर फाइंड्स आउट दैट 9 चिल्ड्रन आर लेफ्ट आउट, 9 बच्चे बच जाते हैं। स्क्वायर फॉर्म में खड़ा करने के बाद 9 बच्चे बच जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो ऑफ द स्क्वायर, तो हर लाइन में कितने बच्चे हैं, हर रो में कितने बच्चे हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए 9 बच्चे बच गए, इसका मतलब ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सीधी बात, जो नंबर दिया गया 6250 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तभी ना 9 बच गया। तो इसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6241। अब ये जो नंबर बचा ना ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि इतने बच्चों को आराम से स्क्वायर फॉर्म में खड़ा कर दिया गया है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 6241 इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, आसान होता है कंपैरेटिवली। तो इन दोनों का पेयरिंग, इन दोनों का पेयरिंग। अब जिससे डिवाइड करेंगे उतने बार में ही डिवाइड करना होगा। 3 3 9 4 4 16 25 25 6 36 7 7 49 8 8 64। तो 8 8 जा 64 होता है, तो 7 7 जा करेंगे, 7 7 जा 49 यहाँ पे होगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 3 12 3 बचा और यहाँ पे 5 बचा ना, 5 में से 4 घटेगा तो 1 और 4 1 उतर जाएगा। 7 बार में किए, 7 टाइम्स में किए हैं तो 7 ऐड भी करेंगे, 7 7 हो जाएगा 14। थोड़ा साइड करके लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो लिखेंगे ना ये उतना बनेगा, एक नया नंबर बनेगा और इस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो लिखे हैं। अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 141 बनेगा और 141 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 लिखे तो 142 बनेगा, 142 को 2 से करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो वंस पे है, वंस पोजीशन पे है वो है 1। तो 1 कब आता है? अगर हम 3 3 जा करें तो 9 आएगा, 4 4 जा करें तो 16 का 6 आएगा। उसी तरह अगर हम लोग 8 8 जा करें तो 8 8 जा कितना होता है, 64 का 4 आएगा। अगर हम 9 9 जा करें तो 9 9 जा 81 का 1 आ सकता है। तो अगर हम यहाँ 9 डाल के चेक करें तो हो सकता है कि उतना आ जाए, तो 149 बन जाएगा अगर 9 डालेंगे तो, और उसको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 9 जा 81 बचा 8 और उसके बाद 9 चौक 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और 4 बचा, फिर 9 1 9 4 13, तो आ गया ना। तो यहाँ पे 9 डाल के हम लोग 9 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 1341 आ जाएगा, ख़त्म। तो जो नंबर हमें मिला था 9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6241, उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? उसका स्क्वायर रूट आ गया 79। मतलब हर रो में कितने बच्चे हैं? हर रो में 79 बच्चे हैं। यही तो हमसे पूछा गया था। स्टेटमेंट आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, टोटल इतने बच्चे थे, 9 बच्चे बच गए थे तो सब्ट्रैक्ट कर दिया उसको, जितना बचा उसका स्क्वायर रूट निकाला गया ताकि हर रो में जितने बच्चे हैं रोज़ की संख्या निकाली जा सके। तो यहाँ पे 6241 का स्क्वायर रूट निकाला है वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आंसर आया 79, जो कि मेरा भी आया था। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट लिख के बनाइएगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा।
तो फाइनली सेक्शन 3 को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें सेक्शन 4 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 1156 मीटर स्क्वायर। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज ब्रेथ इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड भी है, ठीक ना, एक तो स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया इतना है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड भी है जिसका लंबाई जिसका जो चौड़ाई है वो उसके लंबाई का 1/3 है और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो पेरीमीटर है वो इस स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। अब बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। आप रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकाल के बताइए। तो देखिए क्या प्रोसीजर होगा, सबसे पहले तो दो फिगर बनाते हैं। एक तो हमारा क्या है, स्क्वायर है, ठीक, तो ये स्क्वायर हो गया और एक हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब देखिए रेक्टेंगल के बारे में क्या बताया और स्क्वायर के बारे में क्या बताया। स्क्वायर का हमें एरिया दिया हुआ है कितना, 1156 मीटर स्क्वायर। तो अगर हमें एरिया दिया होता है तो हम साइड निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू होता क्या है, साइड का स्क्वायर करने से एरिया मिलता है ना। 1156 जो है वो साइड का स्क्वायर करने से मिला है। तो साइड कैसे निकलेगा, अगर हम 1156 का स्क्वायर रूट निकाल दें, 1156 का स्क्वायर रूट निकाल दें तो हमें साइड मिल जाएगा। 1156 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, पेयर लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। 3 3 या 9 हो जाएगा, 9 2 बचा, 5 6 उतरा, 3 3 6 हो जाएगा और 4 डाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 4 जाए तो 256 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1156 का जो स्क्वायर रूट हुआ वो 34 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे 34 लिख देते हैं। अब हमें इस स्क्वायर का साइड मिल चुका है, साइड है 34, तो हमें इसका पेरीमीटर भी मिल जाएगा 34 + 34 + 34 + 34। तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है साइड इंटू 4 या 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 34 कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। 4 4 जा 16 बचा 1, 4 3 जा 12 और 1 13, तो 136 इसका पेरीमीटर मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये जो स्क्वायर है इसका जितना पेरीमीटर है इस रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर उतना ही है। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर हमें 136 मिला, रेक्टेंगल की तरफ भी हम लोग पेरीमीटर इक्वल टू 136 लिख सकते हैं। अब देखिए रेक्टेंगल के बारे में एक और चीज़ बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था कि रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो उसके लेंथ का 1/3 है। लेंथ जितना भी है उसका 1/3 करने पर हमें उसका ब्रेथ मिल जाएगा। तो लेंथ अगर x है तो ब्रेथ उसका 1/3 हो जाएगा, यानी कि x/3 हो जाएगा। तो अब इस x और x/3 से हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं ना। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, x + x/3 + x + x/3। पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का सम ही तो होता है। तो फार्मूला लगाना है तो फार्मूला लगाइए, वरना सबको ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक ना। तो चारों साइड का सम इक्वल टू पेरीमीटर हो जाएगा x + x/3 + x + x/3 शुड बी इक्वल टू 136। अब सबको जोड़ दीजिए, 3 LCM हो जाएगा, 1 3 जा 3, 3 3 जा 3 इंटू x, तो 3x + x फिर 3x + x इक्वल टू 136 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 1 7 और 1 8, तो 8x/3 इक्वल टू 136 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 136/8 इंटू 3। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, ये 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा 17 से तो कट जाएगा ना, 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 से 17 टाइम्स में 68। अब 17 3 जा 51 होता है, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 51 हो गया। अब ये जो हमें x मिला उससे हम लोग रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल सकते हैं। लेंथ तो डायरेक्टली x है, तो x का वैल्यू जो मिला है वही रह जाएगा 51, और ब्रेथ जो है x/3 है, यानी कि 51/3 हो जाएगा। तो ये हमें 17 मिल जाएगा। तो लेंथ कितना हो जाएगा, 51, और ब्रेथ हो जाएगा 17, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ इक्वल टू 51, क्योंकि वो डायरेक्टली x ही था, और ब्रेथ इक्वल टू 17। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 51 इंटू 17, 17 1 जा 17
बचा 1 और 17 5 जा 85 और 1 86, तो 867 मीटर स्क्वायर, मीटर में ही था ना सब चीज़, तो 867 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा इस वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो कैसे कैसे निकाले देखें ना, इसी तरह से आप निकालिएगा सिस्टमेटिक तरीके से। यहाँ पे हमें इसका एरिया दिया था तो इसका एरिया से हम इसका साइड निकाले, अब साइड से इसका पेरीमीटर निकाले। अब क्वेश्चन में बोला था जितना इसका पेरीमीटर है उतना ही इसका पेरीमीटर है, तो इसका भी पेरीमीटर उतना ही मान लिए 136। जब इसका पेरीमीटर पता है तो इसके पेरीमीटर से हम इसका दोनों साइड निकाल लिए, और जब इसका दोनों साइड पता चल गया तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके हम इसका एरिया निकाल लिए। तो इसी तरह का प्रोसीजर फॉलो करना है और इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया 867 मीटर स्क्वायर। एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया है, इसमें बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 5 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो पॉइंट में ही आंसर आएगा। तो पॉइंट में जो आंसर आएगा ना उसमें पॉइंट के बाद 3 अंक आना चाहिए, ऐसे हमें स्क्वायर रूट इसका निकालना है। और बोला है हैंस इवेलुएट इसको, और इसको हमें सॉल्व करना है कि इसका कितना आंसर आता है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 5 पॉइंट, अगर हमें आंसर में पॉइंट के बाद 3 अंक चाहिए तो यहाँ पर हमें पॉइंट के बाद 3 2 जा 6 डिजिट्स देने होंगे। तो देखिए 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। अब जो आंसर आएगा ना स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसमें ऑटोमेटिकली जो है 3 डिजिट्स जो है आंसर में हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद इस डायरेक्शन में पेयरिंग होता है, ठीक ना, और पॉइंट के पहले इस डायरेक्शन में पेयरिंग होता है। तो 5 तो अकेला है, तो सबसे पहले 5 में डिवीज़न होगा 2 से 2 टाइम्स में, 2 2 जा 4। ठीक है, बचेगा यहाँ पे कितना 1, 2 टाइम्स में किए तो 2 2 ऐड होके 4 बन जाएगा, और पॉइंट के बाद का दोनों जीरो साथ में उतरेगा। अब देखिए पॉइंट के बाद का नंबर जैसे हमने उतारा वैसे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे 1 डालते हैं तो 41 होगा, 41 1 जा 41 यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ 2 डालते तो 42 2 जा करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब ये सी बात है 1 लिखेंगे तो बहुत छोटा नंबर मिलेगा, 2 लिख सकते हैं, 42 2 जा हो जाएगा 84, और उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 100 में से 84 घटाएंगे तो 16 बचेगा, और ये दोनों जीरो जो है वो फिर उतर जाएगा। ये दोनों तो पहले ही उतर चुका था, ये भी उतर गया। अब देखिए 1600 यहाँ पे हो गया, 2 टाइम्स किए तो 2 ऐड भी होगा, 42 और 2 44 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा साइड करके लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक अंक और आएगा। अब अगर हम यहाँ पे 3 डाल दें 443, तो अभी हम डायरेक्टली डाल के आपको बता रहे हैं लेकिन आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। तो अगर आप 3 यहाँ पे डालिएगा तो 443 होगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 1329। अगर आप 2 डालेंगे तो बहुत छोटा नंबर मिलेगा, अगर आप 4 डालेंगे तो 1600 से ज़्यादा आ जाएगा। तो ये आपको ट्राई कर करके देखना होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 271, और फिर ये जो दोनों जीरो है लास्ट वाला ये भी उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 टाइम्स किए तो 3 ऐड भी करना होगा, ये हो जाएगा 4 4 6, और एक डिजिट यहाँ पर और आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 6 डाल के 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 डाल के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 27100 से छोटा नंबर मिलेगा, ये होगा 26796, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो या ना करो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2.236 पॉइंट के बाद 3 अंक आ चुका है, अब हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आगे। तो इस तरह से 5 का जो रूट ओवर है, 5 का जो स्क्वायर रूट है वो हमें मिल गया 2.236। अब क्वेश्चन में आगे जो बोला गया है उसको हमें करना है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि रूट अंडर 125/36 को सॉल्व कीजिए। तो रूट अंडर 125/36 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 125 क्या होता है, 125 होता है 5 × 5 × 5, और 36 क्या होता है 6 × 6। तो देखिए रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी पेयर बनाता है वो बाहर जा सकता है कि नहीं, लेकिन जो अकेला रह गया तो वो बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे 5 और 5 में से एक 5 तो बाहर चले जाएगा, ठीक ना, और 6 में से एक 6 बाहर चले जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा रूट अंडर 5। अब रूट अंडर 5 का वैल्यू तो अभी जस्ट हमने निकाला था, क्या आया था रूट अंडर 5 का वैल्यू, ये आया था 5/6, और रूट अंडर 5 का वैल्यू आया था 2.236। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 11.18, और नीचे डिवाइड बाई 6 है, डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.86 मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है,
हल्का क्वेश्चन रहेगा तो ज़्यादा कैलकुलेशन रहेगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें थोड़ा कम कैलकुलेशन रहेगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि आप इसको इसको एज ए चैलेंज लेते हैं या इसको थोड़ा दिमाग लगा के बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम compounded annually at 10% per annum for 2 years is 631 rupees. Find the sum. सम कितना है वही गायब है, प्रिंसिपल ही गायब है। बोला है कि एक सर्टेन प्रिंसिपल है, उस पर अगर आप CI और SI कैलकुलेट कीजिएगा 10% के रेट से 2 ईयर्स के लिए, तो जो भी आएगा उसका डिफरेंस इतना है, ठीक ना। CI भी कितना है, SI भी कितना है वो भी नहीं दिया है, बस उसका डिफरेंस हमें दे दिया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आप मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो 100 है। प्रिंसिपल 100 लेके हम लोग CI भी निकालेंगे, SI भी निकालेंगे, उसका डिफरेंस भी निकालेंगे, तो हमें कोई तो नंबर मिलेगा। उस नंबर को हम इससे कंपेयर करेंगे कि वो नंबर इससे कैसे रिलेटेड है। सबसे पहले लेट करते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपीज़ है, ठीक ना। प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है। तो अगर हम लोग इसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T बाई 100। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो P कितना है 100 इंटू R कितना है 10 इंटू T कितना है 2 बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपया यहाँ पर मिल जाएगा। 100 ख़त्म, 10 2 जा 20। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो डायरेक्टली अमाउंट निकाल सकते हैं हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर टाइम, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल तो हमारा 100 है इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10 है डिवाइड बाय 100 रेज टू द पावर टाइम। टाइम कितना है 2 ईयर्स का टाइम है। तो 100 इंटू अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट जाएगा और 11/10 आ जाएगा, है ना। 11/10 इंटू 11/10 स्क्वायर था तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए। 10 10 जा 100 से ये 100 ख़त्म, 11 इंटू 11 121। तो अमाउंट जब 121 मिला तो इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये होगा 121 माइनस 100, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपया मिल जाएगा। तो हमने 100 रुपीज़ प्रिंसिपल लेकर सिंपल इंटरेस्ट भी निकाला और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाला। यहाँ पर डिफरेंस का बात किया गया है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस का बात किया गया है। तो यहाँ भी हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस क्या हो जाएगा, CI माइनस SI। तो कितना हो गया डिफरेंस, 1 रुपीज़ का डिफरेंस हो गया। 20 माइनस 21 माइनस 20 करेंगे तो 1 रुपीज़ ही आएगा ना। तो 1 रुपीज़ डिफरेंस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। हम लोग डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन वाला लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। तो टेबल कैसे बनेगा, एक तरफ लिखेंगे प्रिंसिपल और एक तरफ लिखेंगे डिफरेंस, ठीक ना। अब देखिए जब प्रिंसिपल हमने 100 माना तो डिफरेंस आया 1 रुपीज़, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कि डिफरेंस 631 आता है, तो प्रिंसिपल कितना होगा एक्चुअल में। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ये जो है ना डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल जितना ज़्यादा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है उतना ही ज़्यादा आएगा, है कि नहीं। प्रिंसिपल कम होगा तो इन दोनों का डिफरेंस भी कम आएगा। तो जब भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन होता है तो उसमें हम लोग रेशियो को इक्वल करते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे x मान लेते हैं। तो रेशियो को इक्वल करेंगे, मतलब 100/1 शुड बी इक्वल टू x बाई 631। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 631 इंटू 100। तो x मतलब कितना हो गया, 63100। तो x का वैल्यू हमें मिल गया 63100। अब समझिए हमें आंसर कैसे मिला। डिफरेंस जब 1 रुपीज़ था तो प्रिंसिपल 100 था। डिफरेंस जब 631 है तो प्रिंसिपल इतना रहा होगा 63,100, समझे। 63,100 एक्चुअल प्रिंसिपल रहा होगा और उसके कारण से ही सिंपल इंटरेस्ट जो आया और कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी आया होगा उसका डिफरेंस 631 आया। तो स्टेटमेंट आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको मानना होगा कि प्रिंसिपल 100 है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 20 आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। डिफरेंस निकाले तो 1 आया। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टेबल बना के भी लिख सकते हैं कि डिफरेंस 1 आया अगर सम 100 है, लेकिन यहाँ डिफरेंस 631 आया तो सम कितना होगा, तो सम जो है 100 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 है तो 100 है,
तो ये जब 631 है तो 631 इंटू 100 होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो 63100 ये प्रिंसिपल हो गया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर एट 12% पर एनम इज ₹1200। सिंपल इंटरेस्ट हमें दे दिया है, एक साल के लिए रेट इतना है, सिंपल इंटरेस्ट 1200 आता है। तो इससे आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, जितना डेटा दिया है उसे प्रिंसिपल मिल जाएगा। अब बोला है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली ऑन दैट सम एट सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। अब हाफ ईयरली के हिसाब से हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताना है। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल को पता करते हैं कि प्रिंसिपल है क्या। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही होता है ना। तो पहला ही स्टेटमेंट में हमें सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है 1200 दिया है ना। प्रिंसिपल गायब है तो P ही लिख देते हैं। रेट हमें दिया है 12% तो 12 लिख देते हैं। टाइम कितना दिया है 1 ईयर तो टाइम 1 दे देते हैं, डिवाइड बाय 100। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, यही होगा ना। ये 100 उधर चल जाएगा और ये 12 नीचे आ जाएगा, सिंपल। तो 12 से 1200 100 टाइम में कट जाएगा और 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 100 पर 2 जीरो यानी कि 10,000। तो प्रिंसिपल हमें मिल गया 10,000। अब क्या बोला है देखिए, अब बोला है कि इसी प्रिंसिपल के साथ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होना चाहिए और रेट सेम रहेगा और टाइम भी सेम रहेगा। तो ध्यान दीजिए हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कैसे कैलकुलेट होता है। अगर हाफ ईयरली की बात की गई है तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग रेट और टाइम को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेट जो हमारा गिवन था क्वेश्चन के हिसाब से वो था 12% पर एनम, मतलब साल भर का 12% है। तो आधे साल का क्या हो जाएगा, आधे साल का हो जाएगा 6% पर हाफ ईयर। हाफ ईयर के हिसाब से हमें कन्वर्ट कर देना होगा, है कि नहीं। रेट तो हमने कन्वर्ट कर दिया। अब टाइम देखिए, टाइम बोला है फॉर द सेम पीरियड, एक ही साल के लिए। तो टाइम हमें दिया हुआ था 1 ईयर, ठीक ना। हाफ ईयर में अगर हम कन्वर्ट करें तो टाइम कितना हाफ ईयर हो जाएगा, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं एक साल में। तो 1 ईयर मतलब 2 हाफ ईयर। तो हमने हाफ ईयर के हिसाब से दोनों को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। प्रिंसिपल तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, प्रिंसिपल आया है 10,000, ठीक ना। प्रिंसिपल 10,000 आया है। अब हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले तो कंपाउंड अमाउंट ही निकाल लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू दी पावर टाइम, यही होता है ना। तो P यानी कि 10,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है, रेट है यहाँ पे 6, हाफ ईयरली के हिसाब से निकाल रहे हैं, ठीक है। 6 बाई 100 रेज टू योर टाइम यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। अब 10,000 अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 50। तो 53 बाई 50 रेज टू द पावर 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 53 बाई 50 इंटू 53 बाई 50। अच्छा, इसको 50-50 करने से अच्छा है कि हम जैसे था वैसे रहने देते हैं, ठीक है, कैंसिल आउट नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा 106 बाई 100 इंटू 106 बाई 100। ये जो कैंसिल आउट किए ना, ये नहीं करते हैं, ठीक। तो इतना हो जाएगा। अब ये 10,000 और ये दोनों 100 कट जाएगा, बचेगा क्या, 106 इंटू 106। मल्टीप्लाई करना इसको कंपैरेटिवली आसान होगा ना, इसीलिए ऐसा किए। तो ये हो जाएगा 11236। ये तो हमें कंपाउंड अमाउंट मिला है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे। तो अमाउंट हमारा कितना है 11236, उसमें से प्रिंसिपल कितना था 10,000 था। तो 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1236, इतना आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो स्टेटमेंट कैसे लिखना है देख लीजिए। पहले तो प्रिंसिपल जो अननोन था उसको पता किया गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से। पहला स्टेटमेंट जो था उससे प्रिंसिपल पता किए, प्रिंसिपल मिल गया 10,000। उसके बाद क्या किए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। अमाउंट इक्वल टू ये होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर n। तो यहाँ पे हाफ ईयरली के हिसाब से सबको कन्वर्ट किया है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन कन्वर्ट किया है। ये 6 कर दिया और यहाँ पे 2 कर दिया। कैसे हुआ हम आपको समझा चुके हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 11236
और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो 1236 इतना रुपीस हो जाएगा। यही फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है डिवाइड दिस लॉन्ग इक्वेशन बाय दिस। इस बड़े से इक्वेशन को हमें इससे डिवाइड करना है। तो पहले ये जो बड़ा सा इक्वेशन है ना, इसको पहले थोड़ा छोटा कर देते हैं, तब ना डिवाइड करना आसान होगा। तो ये बड़ा सा इक्वेशन क्या है, 6 इंटू 2x³ नहीं 6x है, 6x इंटू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस x इंटू 8x² प्लस 5x प्लस 2 और बाहर में क्या है +5 है। ठीक, अब देखिए इन करते हैं, जो बाहर है उसको इन कर देते हैं। 6x अंदर जाएगा तो 6 2 जा 12 x4 प्लस 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x और वहाँ पे x इन होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8x³ माइनस 5x² और माइनस 2x और बाहर से +5 था ही। अब देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन है, x4 वाला कहीं दिख रहा है नहीं, तो x4 तो ऐसे लिख देते हैं 12x⁴। फिर x³ वाला कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक प्लस में एक और में एक माइनस में, तो यहाँ पे माइनस वाला ज़्यादा है, -8 और प्लस में 6, तो माइनस में 2 बचेगा, है कि नहीं, तो -2x³। उसके बाद x² वाला कितना है, यहाँ पे x², यहाँ पे x² और तो कोई नहीं है, तो 6x² प्लस में माइनस में 5x², तो सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा प्लस में अकेला x²। अब x वाला कहाँ कहाँ है, x वाला यहाँ पे है 6x और यहाँ पे है 2x, तो 6x में 2x घटा तो क्या बचेगा 4x प्लस में 4x। अब उसके बाद डिजिट क्या है, डिजिट केवल 5 है तो +5 लास्ट में बचेगा +5। अब ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कितना सिंपल हो गया। अब इसी को हमें डिवाइड करना है 1 + 3x से, है ना, तो हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे होता है आपको पता ही है, हम जिसको डिवाइड करना है उसको पहले लिखेंगे 2x4 माइनस 2x³ प्लस x² प्लस 4x प्लस 5 और इसको डिवाइड किससे करना है 1 + 3x से, जिसको 3x + 1 भी लिखा जा सकता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कैसे डिवीजन होगा, 3x से को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 12x⁴ आ जाएगा, तो 3 4 जा 12 होता है, पहले नंबर को मिला लीजिए, 4 से करना पड़ेगा, ठीक ना, 3 से को 4 से करना पड़ेगा, ऊपर लिखते हैं इधर जगह कम है, ठीक ना, 3 को तो 4 से करना पड़ेगा तब 12 होगा, और x को किससे करना पड़ेगा x³ से करना पड़ेगा तब ना x4 आएगा, तो 3x इंटू 4x³ करेंगे तो 12x⁴ आ जाएगा, और +1 को भी उसी से करेंगे, जो यहाँ आया ना उसी से +1 को भी करेंगे, क्योंकि केवल 3x थोड़ी है, ये भी तो है, तो +1 को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x³ ही हो जाएगा, प्लस में 4x³। अब जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सिंबल चेंज होता है, ये प्लस जो है ये माइनस बन जाएगा और ये जो प्लस है ये भी माइनस बन जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा और उसके बाद ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा -6x³ प्लस x² प्लस 4x प्लस 5, जो था सबको उतार देना है। 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब -6x³ आएगा तो 3 से -6 लाना है, तो उसके लिए -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 लिख दिए, और उसके बाद x से क्या लाना है, x से लाना है x³, तो उसके लिए क्या होना चाहिए x² होना चाहिए इसके पास। तो इसी तरह से आपको नंबर को पहले मिलाना है, फिर जो वेरिएबल है उसको मिलाना है, तो यहाँ पे -2x² आ गया। अब -2x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x³ आ जाएगा, और -2x² को +1 से करेंगे तो -2x² ही आएगा, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखिए सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो ये दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा और इसका भी सिंबल चेंज हो जाएगा, ये दोनों ख़त्म। देखिए ऐसा जब भी डिवीज़न आप करेंगे ना तो पहला वाला टर्म हमेशा ख़त्म होगा। अगर आपका ख़त्म नहीं हो रहा है पहला टर्म, जैसे यहाँ हुआ है और यहाँ हुआ है, मतलब आपका कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये भी ख़त्म हो गया, अब ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों का सम हो जाएगा x² प्लस 2x² कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, प्लस 4x है और प्लस 5 है उधर से। अब किससे डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करेंगे फिर 3x से, कि 3x² कितने बार में आ जाता है, तो 3x को अगर आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा ना 3x², आराम से हो जाएगा।
और 1 को भी x से करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, अब एंड ही होने वाला है, तो ये सिंबल चेंज होगा माइनस, ये भी सिंबल चेंज माइनस, ये दोनों ख़त्म। देखिए यहाँ भी ख़त्म हुआ, और 4x में से x घटेगा तो बचेगा 3x और प्लस 5। अब 3x को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, जो 3x आएगा, ऑब्वियस सी बात है 1 से, तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3x आएगा, और 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 आएगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा 4। यहाँ पे सिंबल चेंज होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा। तो डिवीज़न तो हमने कर दिया, अब बोला है चेक योर आंसर, अपने उत्तर की जांच भी हमें करनी है। तो आप याद कीजिए डिवीज़न को कैसे चेक किया जाता था, बचपन याद कीजिए। डिवीज़न को चेक करने के लिए नियम था कि आप कोशेंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस रिमाइंडर कीजिए, और आंसर में डिविडेंट आ जाना चाहिए, है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तब आपका आंसर सही है, नहीं हुआ तब आंसर गलत है। यहाँ इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो देखिए कोशेंट क्या था, जिससे जो कि हमारा भागफल आया है ना, जो ऊपर यहाँ पे लिख रहे थे, ये हमारा कोशेंट हो गया, ये डिवाइज़र हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो इतना आ जाना चाहिए जिसमें हमने डिवाइड किया है। अगर इतना आ गया तो हमारा डिवीज़न सही है। तो वही यहाँ पे किया है, कोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंट आ गया है। कोशेंट ये रहा, डिवाइज़र ये रहा, और उसमें जो रिमाइंडर है 4 बचा था वो रहा। सबको जब सॉल्व किया जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा, और यही तो डिविडेंट था जिसमें हमने डिवाइड किया था, ये जो बीच वाला है। तो इस तरह से आपको वेरीफाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB equal to 4.5 cm, BC equal to 5.5 cm, angle A equal to 75 cm, angle C equal to 90, angle D equal to 105। तो ये तो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, जैसा हमें बताया गया है उसी हिसाब से हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमें 3 एंगल्स दे दिए हैं, है ना, एंगल A, एंगल C, एंगल D। तो एंगल B तो निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि जब भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है तो चारों एंगल का सम 360 होता है ना। तो अगर 3 एंगल हमें दिए गए हैं तो चौथा भी हम लोग निकाल सकते हैं। तीनों को जोड़ के 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो चौथा एंगल हमें मिल जाएगा 90। अब हमें पता चल गया कि 2 एंगल यहाँ पे 90 है। एक एंगल तो दिया हुआ था 90, एंगल C, और एक एंगल B भी 90 ही हमें मिला। तो एंगल B और C को सबसे पहले 90 ड्रॉ करेंगे। BC एक लाइन ड्रॉ करेंगे, B पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरह से आर्क काट के, और C पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरह से आर्क काट के। आपको स्कूल में सिखाया गया होगा, हम अभी तो नहीं बता पाएंगे इस तरह से क्योंकि उस तरह का टूल मेरे पास नहीं है। तो ये आर्क काट के बनाया जाता है, बहुत सिंपल चीज़ है। आप अगर कोई टीचर है आपके आसपास तो उनसे पूछ लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे आर्क काट के 90 डिग्री बनाएंगे, इधर भी 90 डिग्री बनाएंगे। उसके बाद एंगल A जो है 75 है। अब एंगल A हमें 75 दिया है तो पॉइंट A पर हमें 75 डिग्री का ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए एक आर्क काटेंगे, और अगर हम उस पर 2 कट लगाएंगे तो ये 60 होगा, यहाँ से यहाँ 120 हो जाएगा। फिर उसके बीच कर देंगे, यहाँ पे बाइसेक्टर बना देंगे तो 90 डिग्री का बन जाएगा। अब 90 और यहाँ 60 उसके बीच अगर एक बाइसेक्टर कर देंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो 75 बन जाएगा। ये भी आपको स्कूल में सिखाया गया होगा। तो 75 डिग्री का ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और ये D पे काट देगा, और ये जो D है ना ऑटोमेटिकली 105 डिग्री ही हो जाएगा। आप जो D होता है आपके पास, इस तरह से एंगल मेजरमेंट डिवाइस जो होता है उसे आप मेजर करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का एक अल्टरनेटिव भी दिया गया है, लेकिन ये केवल विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए है। इसमें पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन C एंड D इज़ 230 किलोमीटर। 230 किलोमीटर 2 स्टेशन के बीच का दूरी है। 2 मोटरिस्ट्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम C एंड D इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर्स इज़ 20 किलोमीटर। C और D पॉइंट से दोनों बाइक वाले एक दूसरे की तरफ बाइक चलाते हुए आते हैं, और 3 घंटे के बाद दोनों के बीच का दूरी कितना बच जाता है, 20 किलोमीटर बच जाता है। यही हमें बताया गया है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, इफ़ द स्पीड ऑफ वन मोटरिस्ट इज़ लेस देन डेट ऑफ अदर बाई 10 किलोमीटर पर आवर। अगर एक बाइक वाले का स्पीड दूसरे से 10 किलोमीटर पर आवर कम है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरिस्ट। तो दोनों का स्पीड हमें बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एक तरफ C हो गया और एक तरफ D हो गया। यहाँ से वहाँ का टोटल डिस्टेंस कितना है, 230 किलोमीटर्स है, और बताया गया है कि एक बाइक वाले का स्पीड दूसरे से 10 किलोमीटर पर आवर कम है।
मतलब अगर हम इस वाले बाइक वाले का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना, -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से समझिएगा। दोनों का स्पीड जो हमने लिखा उस हिसाब से हमें पता चल रहा है कि ये ज़्यादा स्पीड है और ये कम स्पीड है। तो जो ज़्यादा स्पीड वाला है वो 3 घंटे के बाद ज़्यादा दूरी तय करेगा और जो कम स्पीड वाला है वो 3 घंटे के बाद कम दूरी तय करेगा। और 3 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी कितना रह जाती है, 20 किलोमीटर रह जाती है। ये हमें क्वेश्चन में बताया है। तो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 आवर्स के लिए चलता है और ये x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भी 3 आवर्स के लिए चलता है। मान लेते हैं ये बाइक वाला यहाँ तक जा पाता है और ये जो बाइक वाला है यहाँ तक जा पाता है, तो इन दोनों के बीच का दूरी 20 किलोमीटर बच जाता है। यही न दिया है क्वेश्चन में। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो कितना कितना हुआ, तो इसके लिए हमें स्पीड दिया है और टाइम दिया है। अगर हम स्पीड इंटू टाइम करें तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है ना। तो इसमें अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यही हो जाएगा ना। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये बाइक कितनी दूर चला, इसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बाइक कितनी दूर चला इसके लिए हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस को जोड़ेंगे तब हमें कितना मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 210। अब आप पूछेंगे ये 210 कहाँ से आया, तो देखिए 20 किलोमीटर तो दूरी बचा हुआ है ना दोनों के बीच, और टोटल 230 है। तो 230 टोटल में से अगर 20 आप घटा दीजिएगा तो 210 ही बचेगा ना, है कि नहीं। तो ये जो बाइक है लेफ्ट वाला बाइक वो कितना दूरी तय करेगा, x इंटू 3 किलोमीटर, और जो राइट वाला बाइक है वो कितना दूरी तय करेगा, x माइनस 10 इंटू 3 किलोमीटर। और उसके बाद जब दोनों के डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 210 किलोमीटर आना चाहिए। 210 कैसे आया अभी जस्ट हम बताए। अब इसको सॉल्व करेंगे, x हमें मिल जाएगा, ये होगा 3x प्लस 3 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस 3 10 जा 30 इक्वल टू 210। अब 3 हो जाएगा 6x माइनस 30 इक्वल टू 210। 30 उधर जाएगा तो 6x इक्वल टू 210 प्लस 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x इक्वल टू 240। तो x हमें मिल जाएगा यहाँ पे कितना, 240/6। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें 40 मिल गया। अब देखिए x क्या था, इधर से जो बाइक गया है उसका स्पीड था x, तो इसका स्पीड हमें मिल गया 40 किलोमीटर पर आवर, और उधर से जो बाइक आया उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम है, मतलब इसका कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो दोनों बाइक वाले का स्पीड हमें मिल गया, एक का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आप आराम से ठंडे दिमाग से दिमाग लगा लगा के बनाइएगा तो आराम से बनेगा। अब चलिए सबसे अंतिम सेक्शन पे आते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो हमें बर्गर वाला क्वेश्चन दिया गया ताकि हमारा भूख खत्म हो सके। भूख कैसे खत्म होगा, फोटो है यार। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ कंडीशन हमें दिया है। चलिए बर्गर हटा दिए, कंडीशन क्या है, इसमें बोला है कि देव एंड मनु आर होस्टिंग अ हेल्दी बर्गर पार्टी फॉर देयर रिस्पेक्टिव फ्रेंड्स। पार्टी रखे हैं, बर्गर पार्टी। दे वेंट टू अ बर्गर शॉप, बर्गर शॉप जाते हैं। द शॉपकीपर टोल्ड देम दैट द कॉस्ट ऑफ ईच व्हीट बर्गर इज़ 100 रुपीज़, बट दे कैन गेट 1 बर्गर फ्री ऑन परचेज ऑफ एवरी 4 सच बर्गर्स। मतलब अगर एक बर्गर आप लेते हैं तो 100 रुपया लगेगा, लेकिन अगर आप 4 बर्गर लेते हैं तो आपको 1 बर्गर फ्री मिल जाएगा। देव नीड्स 12 बर्गर्स एंड मनु नीड्स 23 बर्गर्स। बेस्ड ऑन एबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट डिड देव पे टू द शॉपकीपर। देव कितना पे करता है, तो देव को कितना बर्गर खरीदना था, 12 बर्गर्स खरीदने थे। तो 12 बर्गर वो कैसे खरीदेगा, 4 + 1 खरीद लेगा, 4 के साथ 1 फ्री और 400 रुपया दे देगा। फिर 4 + 1 खरीद लेगा, 4 के साथ 1 फ्री और 400 रुपया ही देगा। तो टोटल 10 बर्गर हो गए, और बाकी का 2 बर्गर अलग से खरीदेगा, तो उसको यहाँ पे 200 ही देना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल उसको देना पड़ जाएगा 400 400 200, यानी कि 1000 रुपीज़ देना पड़ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मिला,
ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा है हाउ मच अमाउंट डिड मनु पे टू द शॉपकीपर। मनु कितना पे करेगी। तो देखिए मनु को कितना बर्गर खरीदना था, 23 बर्गर्स खरीदने थे। तो इधर लिखते हैं मनु का, मनु। तो मनु को खरीदना था 23 बर्गर्स। तो ये किस तरह से खरीदेगी, ये तो 4 + 1 करके 5 बर्गर इधर हो गया, फिर 4 + 1 करके 5 और हो गया, फिर 4 + 1 करके 5 और हो गया, और 4 + 1 करके 5 और हो गया, और बच गया 3। तो 3 अलग से खरीदेगी। तो इसको कितना खरीदना पड़ेगा, ये 400 400 400 400 करके 4 बार, ठीक ना। तो इसको टोटल कितना देना पड़ेगा, 4 × 400 प्लस 3 का जो है 300 रुपया अलग से, तो 300। तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 300 यानी कि 1900, ठीक है। तो यहाँ पे देव को पे करना पड़ रहा है 1000 रुपीज़ और मनु को पे करना पड़ रहा है 1900 रुपीज़। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इफ़ दे शॉप टुगेदर हाउ मच मनी दे हैव टू पे, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट दे गॉट इन द डील। तो अगर दोनों साथ में बर्गर खरीदते हैं तो कितना उनको पे करना पड़ेगा। तो देखिए साथ में अगर बर्गर खरीदते हैं तो कितना बर्गर उन्हें खरीदना है, देव का है 12 और मनु का है 23। तो टोटल कितने बर्गर्स हो गए, टोटल हो गए 12 + 23 यानी कि 3 2 5 और 2 1 3 35 बर्गर्स टोटल हो गए। तो 35 बर्गर कैसे खरीदेंगे, कितना उनको पे करना पड़ेगा। तो 35 जो है उसका 7 ग्रुप बन सकता है कि नहीं। ये 4 + 1 फिर 4 + 1 फिर 4 + 1 400 400 करके 3 ग्रुप हो गया, 15 बर्गर हो गया। फिर 4 + 1 20 हुआ, फिर 4 + 1 25 हुआ, फिर 4 + 1 कितना हो गया 30 हो गया, और फिर 4 + 1 35 हो गया, ठीक ना। 7 बार हो गया ना 35। तो अब देखिए टोटल कितना पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 400 × 7 टाइम्स, तो 2800 पे करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें डिस्काउंट उसको कितना मिला। अब अगर ये ऑफ़र नहीं रहता तो उसको कितना पे करना पड़ता, 35 बर्गर का 3500 रुपया पे करना पड़ता है कि नहीं। एक्चुअल प्राइस जो है उसका, एक्चुअल प्राइस जो है वो कितना है 3500 है, 35 बर्गर का 3500। तो डिस्काउंट कितना मिला यहाँ पे, डिस्काउंट हमें मिल गया कितना 2800 3500 - 2800 कितना हो जाएगा 700 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। अब परसेंटेज डिस्काउंट भी पूछा है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज डिस्काउंट भी आप कैलकुलेट करके बताइए। तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्काउंट बाई एक्चुअल प्राइस या कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, एक्चुअल प्राइस या मार्केट प्राइस जिसको बोल सकते हैं, इनटू 100%। तो डिस्काउंट मिला है 700 रुपये का, जो मार्केट प्राइस था, जो एक्चुअल प्राइस था वो था 3500 इंटू 100%। तो 7 से 5 बार में 3500, 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो 20% का डिस्काउंट उसे मिल गया अगर दोनों साथ में बर्गर खरीदा तो। और देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है इफ़ ईच बर्गर कॉस्ट 60 रुपीज़, अगर हर बर्गर का जो कॉस्ट प्राइस है, जो सही में दुकानदार को खर्च पड़ता है, अगर वो 60 रुपया है, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्नड बाय हिम व्हेन देव एंड मनु बाउट द बर्गर सेपरेटली। अच्छा देखिए दोनों अगर सेपरेटली खरीदते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था, वो तो हमने देखा था। तो अगर दोनों सेपरेटली खरीदते हैं तो सेलिंग प्राइस जो सेलर के लिए है वो कितना हो जाता है, ये जो है दो लड़के थे ना, देव और मनु थे। तो देव 1000 रुपया पे करता है और मनु 1900 रुपया पे करती है, तो दोनों मिल के 2900 पे करते हैं। तो सेलर के लिए कितना हो गया सेलिंग प्राइस 2900 हो गया। और कॉस्ट प्राइस उसका कितना हुआ, देखिए कॉस्ट प्राइस जो है 35 बर्गर का इंटू 60 अगर करेंगे तो कॉस्ट प्राइस बहुत कम निकलेगा। 5 6 या 30 0 और 6 3 या 18 और 19 20 21 2100 2100। तो सेलिंग प्राइस 2900 और कॉस्ट प्राइस उसका निकला 2100। तो प्रॉफिट इसका कितना हो गया 2900 माइनस 2100 यानी कि 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%, यही होगा ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ है 800 का प्रॉफिट हुआ है ओवर सीपी, सीपी कितना है, सीपी है 2100 इंटू 100%।
अब इसको कैंसिल आउट करना है, 2 जीरो 2 जीरो ख़त्म, अब बचा 800/21%। ऐसे ही छोड़ दीजिए, या इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 38.1%। इतना उसको प्रॉफिट हुआ दुकानदार को, अगर दोनों ने अलग अलग बर्गर खरीदा। अगर दोनों साथ साथ बर्गर खरीदते तो क्या होता, प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है कि नहीं। तो वो तो पूछा नहीं है, तो वो नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक बहुत बड़ा बोट बनाया गया है, इसके बारे में बताया गया है। वल्लमकली मतलब बोट रेस इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द सीजन ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम इन ऑटम। ओनम जब होता है तब बोट रेस किया जाता है, आपको पता भी होगा। वल्लमकली इंक्लूड्स रेस ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल पैडल्ड लॉन्ग बोट्स इन केरला। केरला में ऐसा बोट रेस होता है। ड्यूरिंग वन सच रेस अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 hours while it covers the same distance upstream in 5 hours। मतलब अगर धारा की प्रवाह की दिशा में अगर बोट जाती है तो एक डिस्टेंस को 4 घंटे में तय करती है, और अगर धारा के प्रवाह की उल्टी दिशा में अगर बोट जाती है तो उसी डिस्टेंस को 5 घंटे में तय करती है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 3 km/h, अगर धारा की प्रवाह की जो गति है वो 3 km/h है, देन बेस्ड ऑन द एबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, बाय टेकिंग द स्पीड ऑफ बोट x km/h फाइंड द स्पीड ऑफ बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। जब धारा की प्रवाह में जाती है और जब धारा के प्रवाह के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो बोट का स्पीड क्या होता है, दोनों हमें कैलकुलेट करना है, ठीक ना। और बोट का ओरिजिनल स्पीड जो है x km/h हमें कंसीडर करना है। तो मान लेते हैं नदी की जो धारा है इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है, नदी की धारा इस डायरेक्शन में बह रही है और धारा की गति क्या है, 3 km/h, यही तो हमें दिया है। अब अगर बोट हम यहाँ पे एक बना देते हैं, जब बोट इधर जाएगी तो उसको तो फ़ायदा होगा क्योंकि 3 km/h से तो पानी भी जा रहा है। अगर बोट का ओरिजिनल स्पीड x km/h है तो जब इधर जाएगी तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, x + 3 km/h होगा ना, समझ रहे हैं ना। और जब बोट इधर जाएगी तो उसका स्पीड हो जाएगा x - 3 km/h। समझे, उल्टा जब जाएगा तो उसका स्पीड तो घटा देगा ना पानी, और जब सीधा जाएगा जिधर पानी जा रहा है उधर ही बोट जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ा देगा पानी। तो यहाँ पे यही दोनों आंसर हो जाएगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। जब डाउन स्ट्रीम जाएगा, धारा की प्रवाह की दिशा में जाएगा तो इसका स्पीड हो जाएगा x + 3 km/h, और जब अप स्ट्रीम जाएगा, धारा की प्रवाह की उल्टी दिशा में जाएगा तो उसका स्पीड हो जाएगा x - 3 km/h। दूसरा क्वेश्चन है, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कैन बी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जब जा रहा है, मतलब धारा की प्रवाह की दिशा में जब जा रहा है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या इक्वेशन हम लगाएंगे। तो ये तो हो गया पहला का आंसर। दूसरा का आंसर देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम जब जा रहा है, धारा की प्रवाह की दिशा में जा रहा है, तो स्पीड क्या है, स्पीड है x + 3 km/h, यही है ना स्पीड। और टाइम कितना लग रहा है डाउन स्ट्रीम जाने में, यहाँ देखिए टाइम कितना लग रहा है डाउन स्ट्रीम जाने में, 4 hours का ही समय लग रहा है। यहाँ पे लिखा है ना, डाउन स्ट्रीम जाने में 4 hours का समय लग रहा है, तो टाइम हो गया 4 hours। तो आवर तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × x + 3 km, यही हो गया डिस्टेंस। तीसरे में पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। जो बोट का स्पीड है रुके हुए पानी में कितना होना चाहिए, यानी कि जो बोट का एक्चुअल अपना स्पीड है वो क्या होगा, वो पूछा है। तो देखिए, वो निकालने के लिए ना डिस्टेंस से ही हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। बोट इधर जाए या इधर जाए, डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है कि नहीं। तो बोट जब इधर जा रहा है तो स्पीड है x + 3 और टाइम लग रहा है 4, तो x + 3 × 4 करने से इधर जाने का डिस्टेंस मिला, और जब इधर आ रहा है तो स्पीड है x - 3 और टाइम लग रहा है 5, तो x - 3 × 5 करेंगे तो हमें अप स्ट्रीम का डिस्टेंस मिलेगा। तो डिस्टेंस तो दोनों इक्वल होगा, तो हम दोनों को इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब डाउन स्ट्रीम जाता है तो 4 × x + 3, और जब अप स्ट्रीम जाता है, ये तीसरे का है, जब अप स्ट्रीम जाता है तो 5 × x - 3। अब सॉल्व करेंगे, x मिल जाएगा, 4 × x 4x + 12 = 5x - 5 × 3 = 15।
तो 4x को उधर भेज देते हैं तो 5x माइनस 4x हो जाएगा, 5x माइनस 4x, और इधर 15 आ जाएगा तो 12 प्लस 15 27 हो जाएगा। तो 5x माइनस 4x करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल टू 27। तो x क्या था, बोट का रियल स्पीड था, है ना। तो x का वैल्यू हमें मिल गया 27। तो वही तो पूछा था, बोट का स्पीड क्या होगा, तो बोट का स्पीड हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर हो गया। और देखिए पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द होल जर्नी। पूरा कितना डिस्टेंस कवर किया जब नाव इधर से उधर गई और फिर जब उधर से वापस आई। तो दोनों पॉइंट के बीच का जितना दूरी होगा उसको डबल कर देंगे। अब देखिए डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाले थे, 4 इंटू एक्स प्लस 3, इसको ये हम लोग का डिस्टेंस था दोनों पॉइंट के बीच का। तो अगर हम इस डिस्टेंस को डबल कर दें तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा ना, कितना दूरी तय किया। तो ये जो x है वो हमें कितना मिला, 27 मिला, ठीक है ना। तो हम किसी में भी पुट कर सकते हैं उस x को, तब हमें डिस्टेंस मिल जाएगा एक साइड का। तो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 3। ये x तो निकालना ही पड़ेगा तभी आपसे ये बनेगा। तो x जब निकाल ही लिए तो यहीं तक रुक जाइए, इसी का आंसर बता दीजिए बस, इसको क्यों बनाएंगे, ये तो अननेसेसरी चीज़ है ना। तो 4 इंटू 27 प्लस 3 यानी कि 4 इंटू 30, तो 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। एक साइड का डिस्टेंस 120, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 120 इंटू 2 यानी कि 240 मीटर, 240 किलोमीटर, ठीक ना। किलोमीटर में था ना डिस्टेंस, तो यहाँ पे किलोमीटर, 240 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, मॉडल पेपर में देख लीजिएगा। मॉडल पेपर का PDF मेरे वेबसाइट पर है, आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट अभी हम लिख के बताने लगे तब तो हो गया। आप यहीं से देख लीजिएगा स्टेटमेंट कैसे लिखा गया है, हम बस बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को समझते हैं। यहाँ पे बोला है कि अक्षरा इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, सी प्लेस 2 मेटेलिक पाइप्स इन हर गार्डन, ओपन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से खुला हुआ है ये पाइप, और एक पाइप जो है वो है सिलेंड्रिकल ये वाला, और एक जो पाइप है वो है क्यूबॉइडल ये वाला। अब बोला है शी गॉट 10 सर्कुलर पीसेस टेकन आउट ऑफ ईच पाइप सो डैट शी कैन पुट सैपलिंग्स इन देम। पाइप में ऐसे ऐसे करके होल बना दिया गया ताकि इसमें बीज डाल सके, छोटे छोटे पौधे लगा सकें। यहाँ पर भी देखिए छोटे छोटे होल्स बना दिए गए हैं ताकि इसमें पौधे लगाए जा सके। और यहाँ पर हमें सारे डायमेंशंस दिए गए हैं। जो सिलेंड्रिकल पाइप है ये वाला, इसका लंबाई इतना है, डायमीटर इतना है। क्यूबॉइडल पाइप जो है ये वाला, उसका लेंथ है इतना, ब्रेथ इतना और हाइट इतना। और जो सर्कुलर पीस है उसका रेडियस हमें दिया है 3.5 cm। ये जो सर्कुलर टुकड़ा यहाँ से काट के हटाया गया ना, इसका रेडियस हमें दिया है 3.5 cm। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द मेटेलिक शीट टेकन आउट फ्रॉम ईच पाइप टू मेक होल्स। तो हर पाइप में से जो मेटेलिक शीट काट के हटाए गए हैं उसका एरिया कितना होगा। तो कितने शीट्स काट के हटाए गए हैं, कितने गोल गोल काट के हटाए गए हैं। तो 3 तो इसमें से हटाया गया है, और 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टुकड़े यहाँ से हटाए गए हैं। तो एक का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है ना, तो पाई आर स्क्वायर एक का एरिया हो जाएगा। तो 10 का एरिया कितना हो जाएगा, 10 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 10 इंटू पाई आर स्क्वायर, एक का रेडियस हमें 3.5 दिया है, तो 10 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें इतना आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, बस कैलकुलेशन इसमें करना है और कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सैंड फिल्ड इन द क्यूबॉइडल पाइप। तो ये जो क्यूबॉइडल पाइप है इसमें कितना सैंड भर पाएगा, तो इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर देंगे तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसका लंबाई है 200, चौड़ाई है 42 और ऊंचाई भी है 42। तो वही यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पाइप L इंटू बी इंटू एच, 200 इंटू 42, इतना आंसर आ गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल पाइप आफ्टर द सर्कुलर पीसेस हैव बीन टेकन आउट। क्यूबॉइडल पाइप का सरफेस एरिया बताइए जब उसमें से ये गोल गोल टुकड़े काट के हटा दिए जाते हैं। तो पहले तो ऐसे एरिया हमें कैलकुलेट करना होगा जिसमें कि गोल गोल टुकड़े नहीं काट के हटाए गए हों। तो जब वैसा एरिया कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितना गोल गोल वाला एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे किया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल पाइप। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इधर से खुला है और उधर से भी खुला है, तो इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें केवल 4 साइड ही कैलकुलेट करना है, ठीक है।
अगर हम इसको L मान ले, इसको H मान ले और इसको B मान ले तो इधर का एरिया हो जाएगा L इंटू H और ऐसा ऐसा 2 एरिया है, और उधर का एरिया हो जाएगा जो ऊपर वाला एरिया है वो हो जाएगा L इंटू B। तो ऐसा ऐसा भी 2 है, L इंटू B। तो L इंटू H प्लस L इंटू B करेंगे, ये भी 2 है, 2 इंटू L इंटू B हो जाएगा। तब हमें टोटल लेटरल एरिया, अच्छा लेटरल एरिया तो आप पढ़े होंगे ना, तो बस लेटरल एरिया ही हमें निकालना है। इधर से खाली है, इधर से खाली है, यहाँ पे देखिए टोटल एरिया निकाल दिया है, ये गलत बना दिया है, तो ऐसे आपको नहीं करना है। तो देखिए लेटरल एरिया क्या हो जाएगा, अब फिर से हम बताते हैं। ये लंबाई हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया चौड़ाई, और ये इसका हाइट हो गया ऊंचाई, ठीक ना। तो आपको ये साइड ऐसा ऐसा 2 साइड है ना, ये वाला जो साइड है ऐसा ऐसा 2 साइड है, एक इधर एक जस्ट पीछे, तो हो जाएगा 2 इंटू L इंटू H, 2 इंटू L इंटू H। और फिर ऊपर जो फेस है, ऊपर का फेस ऐसा ऐसा भी 2 है, एक ऊपर एक नीचे ज़मीन में सटा हुआ, तो ऊपर वाला फेस का एरिया क्या हो जाएगा L इंटू B, यही होगा ना। तो ऐसा ऐसा 2 है, तो 2 इंटू L इंटू B। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2L कॉमन आ जाएगा और H प्लस B रह जाएगा। अब इस फॉर्मूला से जो हमें सरफेस एरिया मिलेगा उसमें से हम ऐसा ऐसा गोल गोल जो एरिया हम लोग कैलकुलेट किए थे, ऐसा ऐसा 7 एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो इसको सॉल्व करके 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें जो एरिया है सर्कुलर पार्ट निकालने के बाद जो एरिया है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो गलत बनाया है, आप अच्छे से इसको बनाइएगा। और देखिए पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप आफ्टर द सर्कुलर पीसेस हैव बीन टेकन आउट। सिलेंड्रिकल पाइप का सरफेस एरिया कितना होगा अगर उसमें से ये गोल गोल टुकड़े हटा लिए जाते हैं। तो देखिए इससे आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या हम बताएं, कैसे करके बताएं। तो इसके लिए क्या करेंगे, केवल हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ये जो कर्व सरफेस एरिया है वही केवल निकालेंगे, जो कि होता है 2 पाई आर इंटू H, यही होता है ना कर्व सरफेस एरिया। इसमें इधर का एरिया और इधर का एरिया कैलकुलेट नहीं होता है क्योंकि इधर इधर खाली है। तो वही किया है 2 पाई आर इंटू H, है ना, 2 पाई आर H। तो इसका सरफेस एरिया निकाला और इसमें से 3 गोल गोल काट के हटा लिए गए हैं, तो इसमें से 3 गोल गोल काट के भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3 गोल गोल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3 सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, 3 इंटू पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 385 ही मिलेगा। यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये सॉल्व करना होगा। तो जो टोटल एरिया मिला उसमें से 385 माइनस कर दिया, जो टुकड़ा काट के हटाया उसको माइनस कर दिया, तो इतना आंसर आ गया। तो फाइनली हमने मैथ्स के सेट 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सारा क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, और अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे, उसको सॉल्व करके ही आएंगे। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप एग्जाम प्रिपरेशन वाला प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।